अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर और मेरे साथ मौजूद हैं फारूक आज़ाद साहब। तो आज दिन है 23 मार्च का। 23 मार्च बड़ा अहम दिन है। वो क्यों अहम है? क्योंकि इस दिन एक जो हुर्रियत के मतवाले थे, आज़ादी के चाहने वाले थे, जिन्होंने आज़ादी की खातिर अपनी शादी न होने दी और वो इस लिए घर से भाग गया कि कहीं उसकी शादी हो गई तो वो आज़ादी का जो सफ़र उसने शुरू किया था वो ख़त्म ना हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ भगत सिंह का। भगत सिंह को आज के दिन फांसी दे दी गई थी। फांसी कहाँ दी थी? ये हमारे जो जेल रोड है लाहौर में, उस वहाँ पे शादमान चौक है, वहाँ पे उसको फांसी दी गई थी। उस अकेले को नहीं बल्कि उसके साथ दो और उसके साथी भी थे। फांसी का दिन था 24 मार्च का। मगर अंग्रेज़ों ने जो खौफ था एक लोगों का कि अगर 23 को फांसी दी तो लोग पहुंच जाएंगे, फांसी नहीं हो सकनी, तो इसलिए उन्होंने अपनी रवायत जो जेल की है उसको तोड़ते हुए तकरीबन 12-13 घंटे पहले 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे फांसी दे दी। तो फारूक साहब मेरे साथ मौजूद है। आज इन्होंने बड़ी तकरीब अटेंड की है, खासकर शादमान चौक में जहाँ पे भगत सिंह को फांसी दी गई थी, वहाँ पे भी ये गए हैं। हम भगत सिंह के बारे में इनसे ही बात करते हैं। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कि भगत सिंह कौन था? पहले तो ये कि फांसी दी गई, दो और साथी थे, राजगुरु और सुखदेव, ये भी साथ थे। उनकी जदोजहद आज़ादी में दर्द थे, वो भी शामिल थे और ये मुतासिर थे। ये चूँकि सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ था इनका, तो ये मुतासिर थे चंद्रशेखर आज़ाद से। उसके बाद और जो लोग गुजरे हैं आज़ादी के हीरो, उनसे बहुत मुतासिर थे। लेकिन इनका जो जिस दिन ये पैदा हुए हैं ना लाइलपुर में, लाइलपुर ज़िला था, जड़ावाला इनकी तहसील है। जड़ावाला तहसील में ये पैदा हुए गांव में। जिस दिन इनको इनकी दादी ने अपनी गोद में उठाया पहले दिन, तो उस दिन एक और बात हुई। उसी दिन उनके यानी कि उनके जो बुजुर्ग हैं, उनके जो बुजुर्ग थे वो जेल में थे। जेल में तो रिहाई मिली थी उन्हें। उसी दिन वो रिहा के घर पहुंचे। तो ये उसके बाद उसी दिन बल्कि ये भगत सिंह पैदा हुए। वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जदोजहद में पेश करी थी जी। उनकी बड़ी, इनके वालिदैन की बड़ी कुर्बानियाँ आज़ादी के हवाले से अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जंगें लड़ी। खासकर 1857 की जो जंग लड़ी गई थी उनमें इनके जो आबाओ अजदाद का बड़ा किरदार रहा जी। वो एक गांव है, वहाँ पे एक वाक़या हुआ था और वहाँ पे एक पुलिस चौकी में 22 मोरी अफराद को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद इन पे पंजाब के जो अवाम है उन पे अंग्रेज़ों के जुल्म सितम बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसका उन्होंने काफ़ी हद तक बदला लिया। लेकिन इसमें हमारी अपनी कुछ लोगों की गद्दारियाँ, जो बड़े बड़े मुजाविर थे और बड़े बड़े खानकाहों के जो मुतवल्ली थे, उन्होंने यहाँ पे मुसलमानों को और सिखों को और जो भी आज़ादी, ये सभी में था। सिखों में भी थे जिनको अंग्रेज़ों ने नवाजा हुआ था, मुसलमानों में भी थे जिनको उन्होंने ज़मीनें अलाट की हुई थी, वो नवाब बने हुए थे उस वक्त। इसी तरह हिंदुओं में भी थे जिनको बड़ी बड़ी जागीरें दी हुई थी उन्होंने। और बेसिकली वो अंग्रेज़ों के मुखबर थे उस दौर में। वो पाकिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान तो था ही ना, ये जो बड़े सगीर था, उसमें इन जो जाले थे, इस तरह के जो आज़ादी के मतवाले थे, हुर्रियत पसंद थे, उनकी वो मुखबरियाँ किया करते थे बैठ के। तो फिर अंग्रेज उन पे वो काबू पाता था, उनका कत्लेआम करता था। और जो लोग मुखबरियाँ करते थे उन्हें जायदादों को घोड़ा दौड़ा ले सुबह से शाम तक, जितनी जमीन होगा आपकी, वो पहले उनके पास बड़ी जायदाद है। आज भी हम पे मुसल्लत है। आज भी किसी ना किसी तरीके से आप देख लें, ये जो कुछ बड़े लोग हैं उनकी आप बिल्कुल सही बात है। तो ये इन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में क्या हमारे साथ किया। उसके बाद जैसे खरल हमारे बड़े जीदार थे, उन्होंने पंजाब में हमें आज़ादी के लिए ऐसी जंगें लड़ी। हमें ये दिन बिल्कुल मनाने चाहिए। कुछ लोग इस पर भी राजी भगत सिंह, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, भारत में, वो अमन के और इस मुल्क के अवाम के दुश्मन हैं। दुश्मनियाँ हैं या बनाई गई हैं वो वजूहात की बिना पर, और वो हल कौन नहीं कर रहा? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें, और हुकूमतों
पे मैं ये कदर लगाऊंगा कि हुकूमतों ने भी क्या किया कि इस मुल्क, दोनों मुल्कों के अवाम को अखलाकियात का कोई दर्स नहीं दिया। मैं आपको बिल्कुल सही बात बताता हूँ। अच्छा, अगर साहब इस पर बात करते हैं पहले भगत सिंह का थोड़ा सा, कि 1928 में जब साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन ने एक वो तकसीम का उस वक्त अमल तकरीबन जारी था, लेकिन वो ये था कि स्टेशन पे इन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों ने वहाँ पे बड़ा एहतजाज किया उस कमीशन के खिलाफ। तो ये असल में ये चाहते ये थे कि ये भी वजह कि अंग्रेजों से राजपत राय बहुत बड़े, जिनको हम यहाँ भी मानते हैं, और वो एक बहुत बड़े लीडर थे और बड़े मुखय्यर बंदे थे और एक अहम तरीन हैसियत थी उनकी। लाला लाजपत राय जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से इंतकाम लेने के लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने एक कसम खाई थी कि हम जो है ना उसका कत्ल का बदला लें। हाँ जी, इन्होंने असल में कत्ल करना था उस वक्त जो लाहौर के जो लाहौर के एसएसपी थे, पुलिस के जो उस वक्त के एसएसपी थे मिस्टर स्कॉट, इन्होंने उसको कत्ल करना था, मगर वो इनके काबू ना आया। उस वक्त के जो एएसपी थे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, मिस्टर सैंडर्स, वो काबू आ गए। वो मोटरसाइकिल से अपने दफ्तर से जैसे घर जाने के लिए निकले तो ये रास्ते में बैठे हुए थे, इन्होंने फायरिंग कर दी और जिस फायरिंग के नतीजे में वो जान से चला गया। जिसके बाद अंग्रेज़ों ने कोशिश की कि इन जैसे जो है उनको गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। फिर उन्होंने ये भाग गए वहाँ से, तो ये भाग कर एक कॉलेज के हॉस्टल में चले गए, वहाँ पे इन्होंने कपड़े शपड़े तब्दील किए, उसके बाद फिर ये चले गए। मगर बाद में फिर ये एक हॉस्टल से पकड़े गए और फिर इन्हें सेंट्रल जेल लाहौर, जो इस वक्त कैंप जेल है शादमान चौक में, अपना शादमान के पास, वो वहाँ पे रख दिया, इन्हें कैद कर दिया। तकरीबन 3 साल इनका मुकदमा चला। इस मुकदमे में बहुत सारे जजेस ने फैसला लिखने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम तो इसके खिलाफ फैसला नहीं देंगे, मगर फिर जस्टिस आगा अली हैदर, हाँ जी, वो मुसलमान थे, उन्होंने इनकार कर दिया, रिजाइन कर दिया उन्होंने कि जी मैं ये फैसला नहीं सुनूंगा, ना मैं फैसला करूंगा। मगर उसके बाद फिर एक जज साहब ने, जो ऑलरेडी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने फैसला दिया फांसी का, बड़े मारूफ अंदाज से सुना है कि उनका ताल्लुक है, और फिर वो शादमान चौक में उनको फांसी दे दी, जो उस वक्त ये जेल का एक हिस्सा था। इस पे ये कि तमाम हिंदुस्तान के रहनुमाओं ने इस पे शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इससे पहले कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि इनको ये सज़ा ना दी जाए। वो उनके मुतालिक मतलब है कि पेश भी हुए और उन्होंने कहा कि ये देखें, ये पूरी कौम भूख हड़ताल पर बैठी है, उसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। आप ये देखें कि ये क्या भूख हड़ताल मामूली बात नहीं होती। आप देखें कि ये क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकेंगे। आपको अगर इन पे इस बात पे, मेरी बात पे इतबार नहीं है, तो 2 दिन आप भी भूख हड़ताल में बैठ के देखें कि आपका क्या हाल होता है। अब जो कौम जो मरने का हुनर जानती है ना, तो उसे कोई मार नहीं सकता। जी बिल्कुल जी, जब उसने मरने का हुनर ही सीख लिया तो इसके बाद तो कोई चीज। अच्छा, आपने एक किस्सा बताया था ना कि वो जो जॉन स्कॉट थे, डीएसपी, वो जब निकले और फिर जॉन एंडर्स जो नहीं, वो फिर सैंडर्स जो है वो जॉन सैंडर्स, वो एएसपी थे, उनको कत्ल किया और उसके पीछे फिर वो ये भागे। हाँ, एक हवालदार उनके पीछे भागा था, जिसको भी इन्होंने गोलियां मार के मार। हाँ बिल्कुल, उसको भी गोलियां मार। और ये हुआ कि फिर ये शेख अब्दुल अजीज साहब जो है, खान बहादुर शेख अब्दुल अजीज साहब, उन्होंने ये सारे खान बहादुर जो ऐसे ही थे, मतलब मुझे बचाया कि मैं किसी मुतल्लिक ऐसी बात ना करूं, लेकिन ये अब वो अंग्रेज़ के ज़्यादा जो करीब होते थे, चाहते होते थे, जो अंग्रेज़ों का हुकूमत का दम भरते थे, उन्हें वो ऐसे अलकाबात देते थे। तो शेख अब्दुल अजीज साहब ने कश्मीर बिल्डिंग से पूरी टोली को, पूरी सोशलिस्ट टोली जो थी, उसे गिरफ्तार कराया और फिर ये जेल में कैद हुए। फिर ये ऐसे है कि वहाँ भी ये वो नगमा जो राम प्रसाद बिस्मिल का कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इनकलाबियों का ये नारा है, आज भी यही नारा है इनकलाबियों का। वो यही नारा लगाता है। बल्कि अब तो मुझे वैसे जेब नहीं देता कि ख्वातीन भी जो है ना ढोल की थाप पे ये, लेकिन इस नगमे की असल रूह जो है वो जान देना और जान लेना है। वो अपने मुल्क और कौम के लिए जो है ना वो अपने आप को फना करना है, तो वो सरफरोशी की तमन्ना। और फिर ये अशार है राम प्रसाद बिस्मिल के, जो खुद अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए फिर उसके बाद
उन्होंने काकोरी रेलवे स्टेशन पे अंग्रेज़ का एक ख़जाना लूटा जो ट्रेन की जितने टिकटों के पैसे जा रहे थे, और उसमें अशफाकुल्लाह को, उन्हें और एक और उनके साथी थे, उन्हें भी फांसी दे दी गई थी। ये 1923 में हुआ। तो ये देखें कि ये जो है ना एक सिलसिला चल रहा था, और हम अपने हीरोज़ को जो है ना भूलते जाते हो, ख़ास तौर पर पंजाब के। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह की आपस में इन जो बड़े लोग थे इनके मुताबिक बातें नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा आपस में भारत और पाकिस्तान में जो अवाम के दरमियान एक नफरत की दीवार, लड़ाइयाँ हुकूमतों की होती हैं, हुकूमतों के अपने मफादात होते हैं, हुकूमतें चाहें तो कोई भी मसला हल हो सकता है, लेकिन ये अपने ज़ाती मफादात की खातिर पाकिस्तान हिंदुस्तान के अवाम को क्या अनपढ़ रख रहे हैं, मतलब नाख्वानदा रख रहे हैं। इनको अगर तालीम मिल जाएगी, मुझे बताएं पाकिस्तान और भारत कहीं पे अखलाकियात की कोई तालीम हो रही, कोई अखलाकियात का मजमून पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों ने वही कुछ बनना है। लिहाजा जब तक अखलाकियात अब मैं भारत की बात करता हूँ। अभी मैं सुन रहा था, एक भारत के लीडर आए हुए थे टीवी पे और कह रहे थे कि ये खिलजी तो था, इसने तो हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर और ये तबाह कर दिया था, और इसका नाम खिलजी क्यों, हम उसका नाम चेंज करें। दूसरी बात सुनी, उन्होंने कहा जी अलाहाबाद जो है ये तो पहले भगवान के नाम पे था, तो इसे अलाहाबाद कर दिया, क्यों किया। अगर हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी यहाँ पे कोई मंदिर को जलाएंगे, कुछ और करेंगे, मेरा ख्याल है कि हमें देखें जो दर्स हमें इंसानियत दे रही है, जो दर्स हमारा मज़हब इस्लाम दे रहा है, बल्कि उनका मज़हब जो हिंदुओं का वो दे रहा है, हम उससे हट चुके हैं। हमें अपने मज़हब का भी नहीं पता। मज़हब तो होते ही, कुरान का जो मौजू है वो इंसानियत ही है। तो जब सब इंसानियत है तो इंसानियत पे सॉरी। अच्छा, तो ये बात कर रहे थे हम भगत सिंह की। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी। मजे की बात है कि उनकी उम्र भी उस वक्त 23 साल थी। 23 साल की उम्र में 23 मार्च को उनको फांसी दी गई। फांसी देने के बाद फिर अंग्रेज सरकार को खतरा पैदा हो गया, उन्होंने इनकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए। जेल के बाहर जो है ना उस रोज भी हजारों की तादाद में लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। इन्होंने लाश के टुकड़े किए और फिर दरिया चिनाब के किनारे जाकर उनको टुकड़ों को आग लगाई। तो इसी दौरान फिर वो पहुंच गए और फिर उन्होंने बाकी जो कुछ कुछ लोग जो वहाँ थे, जातियों ने जब छोटे लोग देखे तो वो आए, उन्होंने वो आग बुझाई और फिर वो उन्होंने मगर उसका तक बार में समझ लें कि अंतिम संस्कार भी जो है उन्होंने किया। और आज भी वहाँ पे एक उन्होंने मोनूमेंट एक बना दी, यादगार बना दी भगत सिंह की। तो मैं समझता हूँ ये इसमें अच्छा एक बात है कि आज़ादी किसी से भी हासिल करनी हो, आपने अपने चोर हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करनी हो, आपने पुलिस के जालिमाना निज़ाम से आज़ादी हासिल करनी हो, सॉरी आपने किसी के जबर के से आज़ादी हासिल करनी हो, तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वो जान की कुर्बानी भी हो सकती है, माल की कुर्बानी भी हो सकती है, वक्त की कुर्बानी भी हो सकती है, और आपकी सोच की कुर्बानी भी हो सकती है। इसलिए अपनी सोच को मुस्बत रखें, अपने माल को भी तैयार रखें, अपनी जान को भी तैयार रखें। अगर आपने आज़ादी हासिल करनी है, आज़ादी आपने नहीं हासिल करनी है, आपके आने वाले बच्चों ने हासिल करनी है। इन जो अंग्रेज़ों के गुलाम इधर हम पे मुसल्लत हैं, जिन्होंने लूटमार पहले भी की, अब भी की, अब कर भी रहे हैं, तो उनसे आज़ादी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। वरना जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। बिल्कुल जी फारूक साहब शेर सुनाएं आपकी। वफादारी बशर्ते इस्तवारी असल ईमा है, मरे बुतखाना में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को, ये अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। और उन्होंने यही दर्स दिया जो इस कौम को ये दर्स आगे मिलना चाहिए था, लेकिन ये आगे पहुँचाया नहीं। अल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा दर्स है हमारे लिए, बहुत बड़ी एक इस्लाह की वो नज़में कहानियाँ हैं कि जिन नज़मों को पढ़ के हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, उनको समझे। सबसे पहली बात है इकबाल क्या रहा है उसको समझे। उस समझ जब आपको समझ आ गई अल्लामा इकबाल की शायरी, तो फिर समझेगा, आपकी समझ में हर चीज़ आ गई। आप आज़ादी हासिल कर भी सकते हैं, आज़ाद करवा भी सकते हैं, और आज़ादी के मतवालों को साथ लेके चल भी सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने खुद कहा था, मेरा नूरे बसीरत काम कर। जी चला जाएगा ये नूरे बसीरत। जी बिल्कुल। ये दोस्तों, ये आज 23 मार्च
भी है। भगत सिंह के हवाले से प्रोग्राम था। फारूक साहब आपका शुक्रिया। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।